देखिए, आज हम लोग अपने अगले वीडियो प्रायिकता को लेकर के आए हैं। प्रायिकता में हम लोग को ऑब्जेक्टिव सेशन करने से पहले कुछ इसमें जो आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इसको जानना बहुत जरूरी है। तब जा करके हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं और सही सही बना सकते हैं। आइए आज हम लोग मिलकर कुछ आपके प्रायिकता में जो भी आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग ये जानेंगे कि एक्चुअल में प्रायिकता होता क्या है। हम लोग को पूरी गहराई से सब चीज नहीं पढ़नी, लेकिन उतनी बातें हम लोग को जाननी है जो हमारे ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहला बात ये जान जाइए कि जो भी आपका प्रायिकता है इसको हम लोग संभाविता के नाम से भी जानते हैं। इसमें केवल संभावना व्यक्त की जाती है। प्रायिकता एक प्रोबेबिलिटी है, जैसे हम लोग कहते हैं कि आज बारिश होगी, आज वर्षा होगी। तो वर्षा होगी कहने का मतलब क्या है? बारिश हो भी सकती है और बारिश नहीं भी हो सकती है। दो तरह की संभावनाएं हैं, या तो बारिश हो सकती है या बारिश नहीं भी होगी। तो ऐसी चीजें जिसमें हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं उसको हम लोग प्रायिकता के अंदर में रखते हैं। जैसे अब सिक्का को हम लोग उछालेंगे तो पहले से हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हेड आएगा कि टेल आएगा। यह भी एक संभावना है। सिक्का को उछाला जाता है तो केवल हम लोग यही देख पाते, हम लोग केवल गेस कर देते हैं कि चलो हेड आएगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हेड ही आएगा, टेल भी आ सकता है। तो जहां पे हम केवल गेस करते हैं, संभावना करते हैं, परिणाम को पहले से बताया नहीं जा सकता 100%, वो जहां संभावना की बात आती है वहां पर हम लोग प्रायिकता को पढ़ते हैं। जैसे कोई हम लोग ताश खेलते हैं, जब हम लोग ताश खेलते हैं तो वहां भी हम लोग जीतने और हारने का कंडीशन हम लोग को पहले से डिसाइड नहीं होता है। वैसी ही चीजें जिसमें संभावना व्यक्त की जाती हैं उन सभी चीजों को जनरली हम लोग प्रायिकता के अंदर पढ़ते हैं। और प्रायिकता का बात किया जाए कि प्रायिकता एक्चुअल में इसका डिफिनेशन हम लोग देना चाहेंगे तो देखिए हम लोग मैथ की भाषा में डिफिनेशन कैसे देंगे। प्रायिकता एक्चुअल में क्या है? तो प्रायिकता को जब हम लोग मैथ की भाषा में बोलेंगे, मैथ के लैंग्वेज में बोलेंगे तो इसको हम लोग सूचित करते हैं पी ऑफ ई। ई का मतलब है इवेंट, इवेंट का मतलब कोई घटना। जैसे आप सिक्का को फेंक रहे हैं और सिक्का को फेंकने के बाद में, उछालने के बाद में आपका हेड आ गया, तो हेड का आना एक प्रकार का घटना। सिक्का को फेंकने पर टेल आ गया तो टेल का आना एक घटना है। तो ये हम लोग को जानना है कि घटना, आप समझ गए होंगे घटना क्या होता है। तो कोई भी हम लोग प्रक्रिया करते हैं तो उसमें जो एकल परिणाम आता है उस एकल परिणाम को घटना कहते हैं। जैसे पासा को फेंकते हैं, पासा को फेंकेंगे तो पासा जो हम फेंकेंगे कभी एक आता है, कभी दो, कभी तीन, कभी चार, कभी पांच, कभी छह। तो एक, दो, तीन, चार, पांच और छह का आना ये सब घटना है। तो हम लोग किसी घटना को ई से दिखाते हैं और उसकी प्रायिकता निकालेंगे तो उसको लोग कहेंगे पी ऑफ ई। तो पी ऑफ ई बराबर क्या होगा? तो एन ई बाई एन एस। एन क्या है? तो हमारे जो इवेंट है वो कितनी बार आया है उसका नंबर क्या है, और एस का मतलब है सैंपल स्पेस। या हमारे कह सकते हैं सैंपल स्पेस प्रति 10 समष्टि कहिए, या कहिए कि कुल कितने परिणाम आते हैं। तो हम लोग एन एस को कहेंगे कुल परिणामों की संख्या और एन ई को हम लोग कहेंगे ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। जैसे आप एक उदाहरण समझिए, हमने क्या किया, एक पासा को लिया। पासा जैसे हम लूडो जो खेलते हैं, लूडो में जो हम लोग फेंकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और क्यूब पर जो लिखा रहता है वो हमारा पासा है। और उस पासे को फेंकने पर हमारा जैसे एक आ गया, क्या क्या आ सकता है? तो एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो हमारे 6 परिणाम आ सकते हैं। तो हमारे कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? तो हमारे कुल परिणाम हो जाएंगे 6। तो एन एस का वैल्यू आ जाएगा 6 और हमारा सैंपल स्पेस का वैल्यू हो गया 1 2 3 4 5 6। तो सैंपल स्पेस का मान मिलेगा 1 2 3 4 5 6 और सैंपल स्पेस कुल कितने नंबर है? तो 6 नंबर है। अब आइए, अब जैसे ई का अनुकूल परिणामों की संख्या, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। इतना समझ गया कुल परिणामों की संख्या हम लोग कैसे देखेंगे। कुल परिणामों की संख्या को एन से दिखाते हैं। ई का अनुकूल मान लीजिए हम पासे को फेंके और हम चाहते हैं कि सम संख्या है, इसमें सम संख्या कौन सा सकता है? 2 4 और 6। तो 2 यहां पर देख लेते हैं, 2 4 और 6, 2 4 और 6 ये सम संख्या हो गया। तो ये हमारा अनुकूल परिणाम हो गया। इसको हम लोग ई से दिखाएंगे। इसका नंबर कितना है? इसका नंबर है 1 2 3। इसको हम करेंगे नंबर ऑफ ई इक्वल टू 3। अब आगे आप समझिए, ये तो आप समझ गए ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। देखिए हम लोग
प्रायिकता में कितना बातें क्लियर हुआ कि कुल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या या P बराबर N बाई NS। इस फार्मूला पे याद रखें, डायरेक्ट आपके पेपर में पूछा था P इज इक्वल टू N बाई NS, N बाई NS, यानी कि N क्या है, तो कुल परिणामों की संख्या, NS क्या है, कुल परिणामों की संख्या। अब आइए हम थोड़ा सा भाषा में आपको समझाते हैं जल्दी जल्दी प्रायिकता कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में मान लीजिए कि स्कूल चला 6 दिन और स्कूल में हम पढ़ने के लिए गए 3 दिन, तो हमारे स्कूल पढ़ने जाने की प्रायिकता क्या होगी? तो स्कूल कुल कितने दिन तक चला? तो स्कूल कुल 6 दिन तक चला और हम गए पढ़ने कितने दिन तक? 3 दिन तक। हमारे अनुकूल क्या है, हमारा पढ़ना जाना, तो हम कितने दिन पढ़ने गए? 3 दिन। स्कूल चला 6 दिन, तो इसकी हमारे स्कूल जाने की प्रायिकता क्या हो गई? तो 3/6, यानी इसको काट देने के लिए 3 और 3×6, तो हमारे स्कूल जाने की प्रायिकता हो गई 1/2। अब आपसे कोई पूछे स्कूल ना जाने की प्रायिकता क्या होगी? तो हम लोग 3 दिन गए और 6 दिन स्कूल चला है, तो 3 दिन हम नहीं गए हैं, तो 3/6 भी हो जाएगा, तो 3×6 1/2, 1/2 जाने की प्रायिकता और 1/2 नहीं जाने की प्रायिकता। या आप कह सकते हैं कि हम कोई गेम खेले हैं 8 बार और 8 बार में उस गेम में हम जीत लिए 5 बार, तो हमारा गेम जीतने की प्रायिकता क्या होगी? 5/8। हारने की प्रायिकता क्या होगी? तो 8 में से आपने 5 बार जीत लिया है, तो आपने 3 बार हारा है, तो इसको हम लोग कह देंगे 3/8। तो गेम को हारने की प्रायिकता 3/8 हो जाएगी, गेम को जीतने की प्रायिकता 5/8 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग प्रायिकता को निकालते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है। जैसे देखिए, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। अब असंभव घटना कौन सा है, इसको भी हम समझ लेते हैं। अब हम जानते हैं कि एक पासा में 1 से लेकर 6 तक अंक लिखा रहता है और 1 से 6 तक लिखा रहता है। अब कोई पूछे आपसे कि पासे को फेंकने पर 8 के आने की प्रायिकता क्या होगी, तो पासे में तो 8 है ही नहीं, 8 के बगैर असंभव घटना हो ही नहीं सकता है, तो ऐसी घटना की प्रायिकता को हम लोग कहेंगे कि उसकी घटना की प्रायिकता का मान होगा 0। तो असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। अब आगे निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। अब निश्चित घटना क्या है? अब हम कहेंगे कि एक पासे को फेंकने पर 7 से कम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 7 से कम अंक कौन कौन हो जाएगा? तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे अगर कुल 6 परिणाम आएंगे और टोटल परिणाम हो जाते हैं 6, 6/6 यानी कि 1। तो निश्चित घटना जो कि जिसे घटना एकदम तय है, उस घटना को हम निश्चित घटना कहते हैं और निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1 और असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछाते हैं कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो 0 होगी और निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1। आगे हम समझते हैं किसी घटना ए की प्रायिकता एक संख्या Pe इस प्रकार होती है कि जो Pe का मान होता है वह 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 1 के बराबर या 1 से छोटा, या यूं कहिए आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो प्रायिकता का मान आता है, Pe का जो मान आता है वो 0 से लेकर 1 तक हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता, मतलब प्रायिकता का मान नेगेटिव नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी का जो मान है, हम सीधे बात समझे कि प्रोबेबिलिटी का मान जो हमारा आता है Pe का मान, वह कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, मतलब माइनस में नहीं आएगा। और प्रोबेबिलिटी का जो हमारा मान है वह कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 से छोटा ही होगा। और प्रोबेबिलिटी का मान हमारा कभी भी 100% से ज्यादा नहीं होगा, 100% से ज्यादा नहीं होगा। 100% ज्यादा जाएगा तो उसके वैल्यू 1 से ज्यादा होने लगेगा। तो 3 बात याद रखें, नेगेटिव नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता और 100% नहीं हो सकता। 100% से ज्यादा नहीं हो सकता, जैसे 110% नहीं हो सकता, 120% नहीं हो सकता। और एक बात और भी समझेंगे, प्रोबेबिलिटी का मान जब भी लिखा जाएगा तो जब हमारा जो अंश वाला वैल्यू है वह हर वाले वैल्यू से कम होगा, ऊपर वाला कम होगा और नीचे वाला ज्यादा होगा, तो उसका मान 1 से आएगा कम। वैसी स्थिति में हमारा, मैंने क्या बताया आपको, मैंने बता दिया कि प्रोबेबिलिटी का जो मान होगा वह प्रोबेबिलिटी का मान में जब अंश बटा हर में लिखा जाएगा तो अंश वाला वैल्यू होगा कम और हर वाला वैल्यू होगा ज्यादा।
वैसी स्थिति में उसका मान 1 से कम आएगा। 4 फैक्ट याद रखेंगे जो जब हम लोग प्रोबेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो उसमें आपको काम करेगा। प्रोबेबिलिटी का मान कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 100% से ज्यादा नहीं हो सकता, और जब वो वाक्य में लिखा रहेगा तो ऊपर वाला वैल्यू कम रहेगा और नीचे वाला वैल्यू ज्यादा रहेगा। ऊपर वाला कोई वैल्यू ज्यादा नहीं हो सकता और नीचे वाला कम नहीं हो सकता। जैसे आपसे कहेंगे कि 4/3 क्या किसी घटना की प्रायिकता का मान हो सकता है? तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसके 4/3 का मतलब है कि वो 1 से ज्यादा वैल्यू आएगा। 3/4 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर कम नीचे क्या है? ज्यादा है, तो वैसे ही प्रोबेबिलिटी का मान आ जाएगा। ये 4 फैक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला मान कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या प्रोबेबिलिटी का मान -2 हो सकता है? तो नहीं हो सकता। क्या प्रोबेबिलिटी का मान 2 हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि वो 1 से ज्यादा होता ही नहीं है। और प्रोबेबिलिटी का मान क्या है? 10% हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। यहां मैंने जो आपको बातें समझाई, ये बात आपको क्या जब भी ऑब्जेक्टिव आता है कि निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है या कौन नहीं हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में 4 चीज आपको बहुत काम आएगी। पहला बात मैंने क्या बताया कि प्रोबेबिलिटी का मान कभी नेगेटिव नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी का मान कभी 1 से ज्यादा नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी का मान 100% से ज्यादा नहीं होगा। अब प्रोबेबिलिटी का मान जब अंश बचा हर में लिखा होगा तो अंश वाला कम रहेगा, हर वाला ज्यादा रहेगा। यदि अंश वाला ज्यादा हो गया, हर वाला कम हो जाएगा, तो वैसे स्थिति में वो प्रोबेबिलिटी का मान नहीं है। ये 4 चीजें हम लोग को इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम लोग समझते हैं। किसी प्रयोग की सरल घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है। कोई भी हम लोग प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट में जो आपके सिंपल इवेंट बन रहे हैं, सभी इवेंट के प्रोबेबिलिटी को हम लोग जोड़ देंगे, तो उसको जोड़ने के बाद आता है वन। कैसे? तो हम देख सकते हैं। एक सिक्का को हम लेते हैं, एक सिक्का को हम लोग फेंकेंगे तो 2 ही परिणाम हो सकते हैं, या तो हेड या टेल। जैसे अब हेड आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/2। 2 टोटल परिणाम 2 और हेड आना 1 बार 1/2। और फिर टेल आने की प्रायिकता तो टोटल परिणाम 2 हो गया और उसमें टेल आया है 1 ही बार टेल आ सकता है, तो 1/2 1/2। और दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2 और एलसीएम 2 हो जाएगा और 1 + 1 ऊपर आ जाएगा, तो 2/2 आ जाएगा और इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1। तो देखिए मैंने क्या किया, हेड आने की प्रायिकता टेल आने की प्रायिकता जोड़ दिया तो कितना है? 1 आया। कहने का मतलब है किसी प्रयोग की सरल घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, उसको जोड़ने पर 1 आता है। अब आगे समझेंगे। किसी घटना E के लिए P + P' बराबर 1 होता है। अब जहां E और E' पूरा घटना का मतलब क्या है? E यदि घटना घटित होता है तो E' घटित नहीं होता है। जैसे आप समझिए, जब घटना हेड आ रहा है, इसी का कुछ उछालने पर 1/2 तो टेल नहीं आएगा, हेड आने की प्रायिकता 1/2 है, हेड ना आने की प्रायिकता मतलब टेल आने की प्रायिकता 1/2, और दोनों को जोड़ने पाएगा 1, तो P + P' बराबर 1 आएगा। यहां से हम लोग एक्स्ट्रा अपना वैल्यू निकाल सकते हैं। PE' निकालना चाहेंगे तो 1 - PE कर देंगे, और यदि आप PE निकालना चाहते हैं तो आप 1 - PE' कर देंगे। P + P' बराबर 1 आएगा, इसको हम पूरा घटना कहते हैं। P' का मान निकालना चाहते थे 1 - P कर देंगे, P का मान निकालना तो 1 - P' कर देंगे। मतलब किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगा? तो 1 - किसी घटना के घटने की प्रायिकता, और किसी घटना के घटने की प्रायिकता बराबर है 1 - किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता। यह हो गया हमारा पूरक घटना। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। अभी मैंने पीछे भी चर्चा किया कि प्रायिकता का मान सबसे ज्यादा होगा तो 1 होगा, ये 1.1 नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। अब आगे हम लोग ये चीजें फैक्ट है जहां से आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, और डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव जब बोर्ड पूछेगा तो वहां पर आप इसको आसानी तरीके से कर सकते हैं, इतनी बातें जानेंगे। आइए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये सब चीज पूछा जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट कर देंगे, लेकिन जब हमसे सवाल के रूप में पूछा जाएगा तो वहां पे हम लोग को ये सब चीजें कर सकता हूं। जैसे आप यहाँ पे सबसे पहले आप समझ लीजिए कि हमने क्या किया है कि सिक्का के कंडीशन में जो चीज है उसको हम लोग हेड कहेंगे, और हेड को हम लोग सूचित करेंगे एच से, और पद जो है उसको हम लोग कहेंगे टेल, और उस पद को हम लोग सूचित करेंगे टी से।
H और T। अब आइए एक सिक्का को उछालने पर हमारा S मतलब सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस मतलब प्रति 10 समष्टि करिए या कुल कितने परिणाम हो सकते हैं। तो एक सिक्का को उछालेंगे तो या तो हमारे हेड आएगा या हमें टेल, दो ही परिणाम मिलते हैं। तो S इज इक्वल टू H, T और यहाँ पे नंबर ऑफ फेस देखेंगे तो 2। अब दो सिक्का को उछालने पर, एक सिक्का को उछालने पर H और T आएगा, लेकिन दो सिक्का को एक साथ उछाला जाएगा तो हो सकता है कि पहला सिक्का पर हेड आया हो तो दूसरा पर भी हेड आएगा, पहला पर हेड आया हो तो दूसरा पाएगा टेल, पहला पर टेल आया हो तो दूसरा पर हेड आ गया हो, या दोनों पर टेल आ गया हो। तो दो सिक्का को उछालेंगे तो हमें कुल 4 परिणाम मिलेंगे। पहला सिक्का पर हेड तो दूसरों पर हेड मिल सकता है, पहला पर हेड आएगा तो दूसरा पर टेल आएगा, पहला पर टेल आ गया तो दूसरा पर हेड आएगा, या दोनों पे एक साथ में टेल आ सकता है। इस प्रकार 1 2 3 4 कहने का मतलब है 4 परिणाम है। यदि हम 3 सिक्का को उछालने की बात करेंगे तो 3 सिक्का को एक साथ में लेंगे तो हो सकता है कि तीनों पर एक साथ में हेड आया, H। हो सकता है कि 2 पर हेड आए, एक ऊपर टेल आए, ऐसा हो सकता है कि पहला पर हेड आए, दूसरा पर टेल आए और तीसरा पर हेड आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहला पर टेल आ जाए, दूसरा पर हेड और तीसरा पर भी हेड, या ऐसा भी हो सकता है कि तीनों पर आपका टी मतलब टेल आ जाए, या ये भी हो सकता है कि 2 पर टेल आए, एक ऊपर एच आ जाए, या टी हो फिर दूसरा पर एच हो फिर तीसरा पर टी हो, फिर एच हो फिर टी हो और फिर टी हो। इस प्रकार आप देख सकते हैं, मैंने इसको कैसे लिखा है भी आपको बता देते हैं। पहले हम लोग तीनों पर हेड रखेंगे, उसके बाद लास्ट वाला पर हम लोग टी रखेंगे, और उसके बाद वो कहेगा हम लोग पीछे की तरफ खींचेंगे। तो जैसे लास्ट वाला पे एच हाईएस्ट जगह पर हमने टी रख दिया है, अब टी का स्थान चेंज कर देंगे, टी तीसरा नंबर पे था वो दूसरा नंबर पर लिया देंगे, अब फिर जब दूसरा नंबर पर टी रहेगा तो अगला बार पहले नंबर पर लिया देंगे। सीधी बात समझेंगे, एच तो हम लोग अब टी रखेंगे, तीनों पे हेड रख देंगे तो हम लोग टी रखना चालू करेंगे, तो तीसरा पर टी रखेंगे, फिर दूसरा पर रखेंगे, फिर पहला पर रखेंगे, बाकी दो हेड रखेंगे, तो ये 4 को लिखा जाएगा। और फिर जब आप तीनों पर टी रख देंगे तो क्या हम हेड रखना चालू करेंगे, तो अंतिम वाला पर पहले एच रखेंगे, फिर दूसरा वाला पेज रखेंगे और फिर पहला वाला पेज रखेंगे। इस प्रकार 3 सिक्का को उछालेंगे तो हमारे कुल परिणाम आएंगे 8। 3 सिक्का को उछालने पर कुल परिणाम हो जाएंगे 8। देखिए, एक सिक्का को उछालने पर 2 परिणाम, 2 सिक्का को उछालने पर 4 परिणाम, 3 सिक्का को उछालने पर 8 परिणाम। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये 2 4 8 एक सीक्वेंस में? आपको यूं समझिए कि 2 का मतलब 2 के घात 1, 4 का मतलब 2 के घात 2, 8 का मतलब 2 के घात 3। अब समझिए 3 सिक्का मतलब 2 के पावर 3 परिणाम, 2 सिक्का तो 2 के पावर 2 परिणाम, 1 सिक्का तो 2 के पावर 1 परिणाम, जितना सिक्का 2 के पावर उतना कर देगा। अब 4 सिक्का तो 2 के पावर 4 परिणाम आएगा, 5 सिक्का तो 2 के पावर 5 परिणाम आएगा, 6 सिक्का तो 2 के पावर 6 परिणाम। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, ये सिक्का का हो गया। ये सब बातें जानकारी रहेगी तो सवाल बनाना बेहद आसान है। आप सवाल कैसे पूछ सकता है कि 2 सिक्का को उछालने पर दोनों पर आपके हेड आने की प्रक्रिया क्या होगी, दोनों पर हेड तो एक ही बार आया है, एच, तो हमारे यहाँ तो कुल परिणाम हो जाएंगे 1, और कुल परिणाम 2 सिक्का को उछालने का कुल परिणाम कितने 4, तो 1/4। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि 2 सिक्के को उछालने पर कम से कम एक बार हेड आने की प्रक्रिया क्या होगी, तो कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। देखिए, कम से कम एक बार यू में मतलब 3 गो में, तो हमारे यहाँ कुल 3 गो परिणाम है, कुल परिणामों की संख्या कितना है 4, तो 3/4। तो जब आपको ये सब चीज की जानकारी रहेगा तो ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत आसान रहेगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये हमारी सिक्का कंडीशन है। अब जब हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तब हम लोग इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। एक पासे को फेंकने पर, अब हमारा आ गया पास, जिसको हम कहते हैं डाइस। डाइस आप तो देखते होंगे, लूडो खेलते होंगे तो उसमें डाइस मिलता है आपको, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 6 तक लिखा रहेगा, उसमें 7 नहीं रहता है। 6 आपके 7 होंगे, 6 तक लिखा रहता है। 1 के विपरीत रहता है 6, 2 के विपरीत रहता है 5, 3 के विपरीत रहता है 4। विपरीत को जोड़ने पर 7 रहता है। वह एक प्रकार का स्टैंडर्ड पासा है, ठीक है। एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकेंगे तो क्या का परिणाम आ सकता है,
तो आप हम लोग लूडो खेलते हैं तो एक पासा फेंकते हैं तो क्या क्या आ सकता है, एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है। तो हमारे सैंपल स्पेस में क्या क्या हो सकता है, एक दो तीन चार पांच छह, ये हमारा हो गया सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हमारे कितने नंबर हो गए, तो 6। दो पासे को फेंकने, अब दो पासे एक साथ फेंकेंगे तो एक आदमी फेंका तो मान लीजिए एक आ गया, तो दूसरा को फेंका तो एक आ गया, तो एक के साथ एक आ सकता है, एक के साथ दो आ सकता है, एक के साथ तीन आ सकता है, एक के साथ चार आ सकता है, एक के साथ पांच, एक के साथ छह। उसी तरह से दो के साथ एक, दो के साथ दो, दो के साथ तीन, उसी प्रकार तीन के साथ भी आएगा, चार के साथ भी आएगा, पांच के साथ भी आएगा, छह के साथ भी आएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक के साथ एक आएगा, फिर एक के साथ दो, फिर एक के साथ तीन, फिर एक के साथ चार, फिर एक के साथ पांच, और फिर एक के साथ छह। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, फिर दो के साथ भी वही कहानी चलेगी, फिर तीन के साथ भी वही कहानी चलेगी, चार के साथ भी चलेगी, और पांच के साथ भी चलेगी, छह के साथ भी चलेगी। तो यहाँ पे 6 परिणाम, यहाँ भी 6 परिणाम, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। तो 6 का परिणाम कितना है, 6 यानी कि 36। तो दो पासे को फेंकेंगे तो 36 परिणाम आएगा। दो के साथ एक, दो के साथ दो, दो के साथ तीन, दो के साथ चार, दो के साथ पांच, दो के साथ 6। तीन के साथ आएंगे, तीन के साथ एक, तीन के साथ दो, तीन के साथ तीन, तीन के साथ चार, तीन के साथ पांच, तीन के साथ 6। चार के साथ एक, चार के साथ दो, चार के साथ तीन, चार के साथ चार, चार के साथ पांच, चार के साथ 6। पांच के साथ एक, पांच के साथ दो, पांच के साथ तीन, पांच के साथ चार, पांच के साथ में पांच, पांच के साथ में 6। फिर 6 के साथ में आएंगे तो 6 के साथ एक, 6 के साथ में दो, 6 के साथ में तीन, 6 के साथ में चार, 6 के साथ में पांच, 6 के साथ में 6। इस प्रकार हो जाएगा 36 परिणाम। अब जब पासा के बारे में समझ लीजिए, 6 का मतलब है 6 के पावर 1 और 36 का मतलब है 6 के पावर 2। तो एक पासा को फेंकेंगे तो 6 के पावर 1 परिणाम आएगा, दो को पासा को फेंकेंगे 6 के पावर 2 परिणाम आएगा। कौन हमसे पूछ देगा सवाल में कि 3 को पासा को फेंका जाएगा तो कितने परिणाम आएंगे, तो 6 के पावर 3 परिणाम आएगा। 6 गुने 6 गुने 6 मतलब 216। चार पासे को फेंकने में कितने परिणाम आएंगे, तो फिर हम लोग वही बात बोलेंगे 6 के पावर 4 परिणाम आएंगे। हम लोग एक सीक्वेंस पकड़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग बता देते हैं। चलिए ये सिक्का से संबंधित और ये पासा से संबंधित बात हो गया। अब जो मेन बात है वो तार से गद्दी से संबंधित, इसको तो लगभग सभी लोग जानता है, लेकिन फिर भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं जो हमारे सवाल में पूछे जाएंगे। तार से गद्दी में कुल पत्ता की संख्या कितना होता है, 52। कुल पत्तों की संख्या होता है 52 यानी कि 52। अब देखिए 52 जो पत्ता होता है ना, वो उसमें 4 भाग होता है, 4 भाग अलग अलग है। और हर जैसे चिड़िया है तो चिड़िया में 1 2 चिड़िया का फिगर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखा रहेगा। तो एक को हम लोग कहते हैं इक्का, और दो को दुगी, अब अपना भाषा होता है, देहाती लैंग्वेज जो भी हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन 1 से लेकर 10 तक लिखा रहता है। उसके बाद एक पता होता है बादशाह का, एक होता है बेगम का, एक होता है गुलाम का। तो चिड़िया में 13 पत्ता, वैसे लाल पान काला पान जैसे ये सब है 4 भाग में है, तो 4 भाग में 13 करके होता है, तो 13 चौके 52। तो हर एक हिस्सा में एक राजा मतलब बादशाह और एक बेगम और एक आता है आपका गुलाम। तब 4 हिस्सा है तो 3 चौके 12। तो 12 होता है चित्र पत्र। चित्र पत्रों की संख्या आपको बोले कितना है, एकदम चित्र पत्ता है, कौन फेस बना रहता है। तो जब जो बादशाह रहता है वो बादशाह का फिगर रहता है, जब बेगम है वो बेगम का फिगर रहता है, गुलाम है गुलाम का फिगर रहता है, बाकी का फिगर नहीं रहता है। तो टोटली आपके चित्र पत्रों की संख्या होता है 12। 4 हिस्सा में बांटेंगे तो हर एक हिस्सा में 3 को चित्र पता है, बादशाह बेगम गुलाम, बादशाह बेगम गुलाम, बादशाह बेगम गुलाम और बादशाह बेगम गुलाम। इस प्रकार से हमें चित्र पता हो जाएगा 12। वो में 26 को लाल रंग का होता है और 26 को काला रंग का। 52 को पत्ता में 26 को पत्ता लाल रंग का होगा और 26 को पत्ता होगा काला रंग का। तो काला पत्तों की संख्या कितना होगा, 26, और लाल पत्तों की संख्या होगा 26। गुलाम कितने होंगे, तो हर एक विभाग में 1 गुलाम है तो 4 विभाग है तो 4 गुलाम होंगे। हर एक विभाग में 1 बेगम तो 4 विभाग है तो 4 बेगम। हर एक विभाग में 1 बादशाह तो 4 विभाग में 4 बादशाह। और इक्का 1 तो 1 4 विभाग में आएगा तो इक्का भी 4, दूर भी 4 को आएगा, 3 भी 4 को, 10 भी कितना आएगा 4। तो ये है आपके ताश गति से संबंधित। पहले समझ लेना ताश गति में कुल पत्तों की संख्या 52, इक्को की संख्या 4, बादशाह की संख्या 4,
बेगम की संख्या 4, काला पत्तों की संख्या 26, लाल पत्तों की संख्या 26 और चित्त पत्तों की संख्या 12। इस प्रकार हम लोग से गणित को समझ सकते हैं। अब हम लोग जितनी बातें मैंने आपको बताया यह प्रायिकता का बेसिक है और इतना आप जानते हैं कि प्रायिकता में आप आगे की तरफ सवाल बना सकते हैं और आप बढ़िया नंबर लेकर आ सकते हैं। इतना बातें में आपके 1-2 प्रश्न आपका आना ही तय है और इन सब से संबंधित 2-3 प्रश्न। इस प्रकार ये सेशन आपके 5 ऑब्जेक्टिव के लिए है। अगला जो हमारा सेशन होगा इसका हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, धन्यवाद। पुनः हम लोग मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के साथ।